अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है टैक्सेशन मैनेजमेंट और इसका यूनिट 8 आपकी बुक के मुताबिक हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि कस्टम्स ड्यूटीज एक्ट 1969 के मुताबिक है। तो ये एक आपकी टैक्सेशन में एक आपके लिए इस सिलेबस के हिसाब से एक नया लॉ होगा। इससे पहले आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और सेल टैक्स एक्ट 1990 पढ़े होंगे। तो कस्टम्स ड्यूटीज जैसे मैंने बताया कि जो भी चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आ रही होती है उस पर सर्टन रेट के हिसाब से कस्टम्स ड्यूटीज अप्लाई होती हैं। इस तरह जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वो भी कस्टम्स के प्रोसीजर के तहत हो रही होती हैं। तो सबसे पहले तो इस लॉ के अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। नॉर्मली ये वही उसी तरह की डेफिनेशंस हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको इनमें मिलेंगे जैसे कैरियर हो सकते जो ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को, या कोस्टल गुड्स हो सकती हैं जो एक वेसल से दूसरे वेसल पाकिस्तान में आ रही हों। इस तरह जैसे यहाँ पे लफ्ज़ कलेक्टर यूज़ किया गया है, जैसे वहाँ पे कमिश्नर था तो कस्टम्स में कलेक्टर के तौर पे ये लफ्ज़ यूज़ होता है। इस तरह कस्टम्स एयरपोर्ट और कस्टम्स के एरिए के हिसाब से ये न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स की एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। डॉक्यूमेंट्स का मीन है गुड्स डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ फर्म, ड्यूटी ड्रॉबैक और रीपेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जर्नल मैनिफेस्ट, पैसेंजर मैनिफेस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल, कमर्शियल इनवॉइसेस। ये सारी चीजें क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ डील करती हैं तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा गुड्स से मुराद यहाँ पे कन्वेंस गुड्स भी होती हैं, स्टोरेज एंड मटेरियल्स भी है, बैगेज भी है और करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। इस तरह एक गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म यूज किया जाता है, उसको भी यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके अलावा कस्टम्स के ऑफिसर्स की डेफिनेशन दी गई है। फिर पर्सन इंचार्ज की डेफिनेशन दी गई है जो मास्टर ऑफ द वेसल होता है, जो शिप का मास्टर होता है। इस तरह स्मगलिंग की डेफिनेशन दी गई है, कोई भी चीज़ पाकिस्तान से इन और आउट आप करें जो रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिटेड हो, जैसे गोल्ड बिलियन सिल्वर हो सकता है, या और इसके अलावा या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर या इस तरह की कोई और प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। कोई भी और गुड या सर्विस जो पाकिस्तान के इन और आउट हो रही हो अदर देन द चैनल्स जो कस्टम्स ने स्पेसिफाइड किए हों। इस तरह वेयर हाउस की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है और वेयर हाउस की बहुत इसका एक समझे कि इम्पोर्टेंट रोल होता है कस्टम्स के अंदर। फिर दूसरे हिस्से में कस्टम्स के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट और उनकी पावर्स डिस्कस की गई हैं। ये लोग भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा होते हैं और कस्टम्स का अलग इसके अंदर डायरेक्टरेट बना होता है जिसके अंदर ये डिफरेंट आगे इसकी डिवीजन वही होती है। इसको रीड आउट आप कर सकते हैं। फिर इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज जो स्पेसिफाई की जाती हैं सेक्शन 4 के तहत, और फिर इनको आगे डेलीगेट भी किया जा सकता है टू द जूनियर ऑफिसर्स। नंबर 3 में जो इस लॉ के अंदर है डिक्लेरेशन ऑफ पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लैंड, कस्टम स्टेशन। ये डिक्लेरेशन जो है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर सकता है कौन सी प्लेसेस या कौन से पाकिस्तान में के बॉर्डर एरियाज या वाटरवेज या लैंड एरियाज या एयरपोर्ट्स जो हैं वो कस्टम स्टेशन के तौर पे काम करेंगे, यहाँ से चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती हैं। इस तरह सब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें होता है वेयर हाउस का। वेयर हाउस वो होता है या वेयर हाउस स्टेशन वो होते हैं जहाँ पे चीजें आप रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट या फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोर्ट। तो पावर टू इम्पोर्ट और लाइसेंस वेयर हाउस स्टेशन ये कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी बिल्डिंग को पब्लिक वेयर हाउस के तौर पे डिक्लेयर कर सकता है और उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसका लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। इस तरह पावर टू लाइसेंस प्राइवेट वेयर हाउसिंग भी होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कलेक्टर कस्टम जब ज़रूरी समझे तो कुछ ऐसी गुड्स जो ड्यूटीएबल गुड्स हों जिन पे ड्यूटी इंपोर्ट की जा सकती इम्पोज की जा सकती है उसके हवाले से कर सकता है। और जो भी ऐसी कोई एप्लीकेशन आए कि प्राइवेट वेयर हाउसिंग डिक्लेयर किया जाए वो कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम उसके ही एक स्पेसिफाइड फॉर्म बनाएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। और उसमें फिर ऑफिसर्स के स्टेशन के हवाले से भी अकोमोडेशन और सिक्योरिटी के भी बनाए जाएंगे रूल्स। प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन पे जो प्रोहिबिशंस होती हैं सेक्शन 15 के तहत वो यहाँ पे लिस्ट डाउन की गई हैं, जैसे काउंटरफीट, नकली नोट वगैरह या करेंसी वगैरह हो सकती है, या ऑब्सीन बुक्स या पम्फलेट या कुछ ऐसी चीजें, गुड्स जो काउंटरफीट होके आती हैं यानी नकली बन के आती हैं। इसके अलावा ऐसी गुड्स जो ट्रेडमार्क के रूल्स रेगुलेशंस को पूरा नहीं करती या कॉपीराइट्स के रूल्स को वायलेट करती हैं, उनकी एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद लेवी ऑफ एग्जामिशन और फ्रॉम
कस्टम्स ड्यूटी किन पे अप्लाई होगी और किन पे नहीं होगी। गुड्स ड्यूटीएबल की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। जो भी गुड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आ रही हैं, गुड्स ब्रॉड फ्रॉम एनी कंट्री टू एनी कस्टम स्टेशन विदाउट पेमेंट, तो उन ड्यूटीएबल जो गुड्स होती हैं, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी शैल बी लीव्ड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो एक्सपोर्ट की जा रही हैं उन पे कोई ड्यूटी वगैरह नहीं होगी। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के जरिए इन गुड्स पे, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, उनके रेट्स वगैरह स्पेसिफाई कर सकती है। तो गुड्स ड्यूटीएबल की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें यही चीजें आती हैं। ये वो गुड्स होती हैं जिनके ऊपर ड्यूटी लागू होती है, कस्टम्स ड्यूटी। इस तरह लेवी ऑफ फी एंड सर्विस चार्जेस वो भी फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है। पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ भी इम्पोज किया जा सकता है, और कस्टम्स ड्यूटी के हवाले से एग्जेम्प्ट किन चीज़ों पे कस्टम्स ड्यूटी नहीं होगी, ये भी फेडरल गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता सकती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है जी ड्रॉबैक का, ड्रॉबैक ऑफ द एक्सपोर्ट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। बाद दफ़ा हम कुछ चीज़ें इसलिए पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे होते हैं कि हम उनकी शेप शक्ल चेंज करके या उनको फर्दर इम्प्रूव करके दोबारा फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस सूरत में जो ड्रॉबैक वाली गुड्स होती हैं उनको डिक्लेयर करना होता है, और उन पे फिर ड्यूटी नहीं ली जाती या कम रेट से ली जाती है, और फिर उनका एक खास लिमिट होती है, और फिर उन्हें पाकिस्तान से बाहर हमने एक्सपोर्ट करना होता है। इस तरह बाकी डेफिनेशंस भी यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप कस्टम्स के किसी नोटिस या ऑर्डर से एग्री नहीं करते तो अपील्स का सारा कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है। अपील टू कलेक्टर अपील्स की जा सकती है, और उसका भी प्रोसीजर यहाँ पे तय किया गया है, किस तरह कैसे अपील करनी है, क्या फीस होगी, क्या फॉर्म होगा और डिसीजन कब होगा। और एपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी उसी तरह अगर आप कलेक्टर अपील्स के फैसले से एग्री नहीं करते तो एपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं, और उसका भी सारा मैकेनिज्म यहाँ पे बताया गया है, कितनी देर में कौन सा फॉर्म होगा और किस वे आउट से आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपील करेंगे, और फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स किस तरह के स्पेसिफाई हो सकते हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये नॉर्मली वही है, उसी तरह जिस तरह हमने पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में देखे थे, उसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ बयान की गई हैं, और उसी तरह फिर पेनल्टीज वगैरह इम्पोज हो सकती हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का 190C के तहत यहाँ भी सेक्शन मौजूद है। अगर आप कोर्ट सिस्टम में नहीं जाना चाहते, कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसका भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम मौजूद है। एक कमेटी बनती है, कमेटी के सामने आप केस अपना सबमिट कर सकते हैं, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी रेफरेंस टू द हाई कोर्ट और रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट की भी ऑप्शंस मौजूद रहती हैं। ये आपका ये यूनिट था कस्टम्स ड्यूटी के मुतल्लक। इसकी अच्छी तरह रीडिंग कर लें, खासकर जो 3-4 नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, और इनको अच्छी तरह रीड आउट कर लें। मोस्टली इसमें थ्योरेटिकल आइटम्स ही हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन ये सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए होंगे, तो इसकी थारो एक दफ़ा रीडिंग की ज़रूरत है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे मैंने आपको वीडियो में बताए उस तरह अपने पास राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट यूनिट में इंशाल्लाह हम आपका इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट, यूनिट 9, जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स के मुतल्लिक हम डिस्कशन करेंगे।